नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं दबंग जगत न्यूज। नमस्कार, विश्वास कदम मी डॉक्टर महेंद्र माने तुम्हा सगळ्यांचे आजच्या कार्यक्रमासाठी मनापासून स्वागत करतो। या कार्यक्रमाचे नाव आहे खेळ रोजगार स्वास्थ्य अभियान तसेच शिक्षणावर वितरित करणे। छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाने महात्मा फुल्यांच्या छत्रपती शिवरायांचं डॉक्टर आंबेडकरांचं श्री माननीय राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यांचे स्वागत श्री अजय कुमार भारती यांनी प्रमुख आसन देण्यात विनंती करतो। कसं बोललं तर चालतं आवाज जातो। प्रमोद सिंह चौहान भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यांचे स्वागत संघर्ष सैनिक प्रमुख आसन देण्यात विनंती करतो। त्यानंतर महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है और सभी मान्यवर यहाँ पे बंधारे उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पे आज बेरोजगारी का अभियान जो सक्रिय अभियान की शुरुआत की गई है यहाँ पे इस उद्देश्य से शुरुआत की गई क्यों कि यहाँ पे हमारे केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार जो आज सरकार में जो सरकार बनी है उन्होंने ये वादा करके सरकार में बैठे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके बदले वो क्या कर रहे हैं, रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार बढ़ती जा रही है और आज ये परिस्थिति आ गई है कि आज लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। इसके लिए एक सुयोजित ढंग से उन्होंने काम किया है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ की शिक्षा के ऊपर प्रहार किया है और शिक्षा जो है जो मिलना था, इस तरह की शिक्षा हमारे युवाओं को मिलना था, इस तरह का शिक्षा नहीं मिल रही और इसी कारण से आज बेरोजगारी भी बढ़ गई है। सबसे बड़ा उनकी नीति यही रही है कि शिक्षा पे गुलामी चलाएंगे, बेरोजगार बनेंगे, यही बेरोजगार आज उनके पार्टियों के झंडे पकड़ने का काम करेंगे। ये चीज़ उन्होंने सबसे बड़ी एक जो नीति चलाई है
और इसके शिकार हो रहे हैं बेरोजगार। इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव भारती जी, इन्होंने प्रधानमंत्री के आवास के सामने पुतला फूंककर इसका एक आह्वान किया और इसी से प्रधानमंत्री जो है और बीजेपी पार्टी को पसीना छूटा, जिससे कि उन्होंने इन जो जिस तरह से उनका विरोध किया गया वहाँ पे इसको मीडिया में आने से रोका गया। इसीलिए ये पूरे भारत भर से बेरोजगार अभियान, अक्षरी अभियान इसका शुरुआत की गई है। इसके लिए वेबसाइट के लिए वेबसाइट भी बनाया गया है। इसके लिए जो मेहमान यहाँ पे आए हैं इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे फिलहाल आप लोग यहाँ पे सभी उपस्थित हुए, अपने समय में से किस समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए भंडारा शहर वासियों की तरफ से और अखिल भारतीय परिवार पार्टी भंडारा की तरफ से और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से आप सबका मैं अपने दिल से जिथे विकृती असते तिथे विवाद होतो, जिथे विकृती असते तिथे विवाद होतो, जिथे संस्कृती असते तिथे संवाद होतो किंवा आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी येत आहेत श्री माननीय कृष्णेंदुजी चटर्जी भारतीय सर, मी त्यांना प्रचारक करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। हैं अपने जो परिवार हैं उन लोगों को राजनीति में क्यों लेके आ रहे हैं? तो साफ नजर में राजनीति इतना खराब नहीं है जितना दिखाया जाता है। और एक सवाल और भी बनता है कि देश में ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी सर्विसेज, ऐसा कोई सेक्शन आप बता दीजिए जहां पर इन सारे गलत काम नहीं होता, जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, जहां पर लोगों को शोषण नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। हर एक सेक्टर में होता है, हर एक प्रोफेशन में होता है, हर एक सेगमेंट में होता है, क्योंकि हर जगह में गलत लोग हैं। तो अगर बहिष्कार करना है तो राजनीति का नहीं, बहिष्कार करना है तो उन सारे गलत लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिनके वजह से राजनीति खराब होता है। तभी हम लोगों ने ये बेरा उठाया है कि पूरे देश के कोने कोने से अच्छे लोगों को ढूंढ निकालना, जिनके पास वो सोच विचार है, जिन्हें लगता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वर्तमान के जो राजनेता है, जो आमदार है, खासदार है, उनसे बेहतर कर दिखाने का क्षमता है, उन सारे लोगों को ढूंढ निकालने के लिए हमारे ये प्रयास करने वाले हैं। और हमारा ये मिशन जो है अभी पूरे देश में फैल चुका है। 22 राज्यों में हमारा पूरा कमेटी बना हुआ है। 200 से ज़्यादा लोकसभा में हमारे लोकसभा प्रभारी अपॉइंटेड हो चुका है। और इसके बावजूद भी हम लोगों ने अभी इस पार्टी को, इस मिशन को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। यहाँ इस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 2019 से हम लोग रजिस्टर्ड है, 18 में शुरुआत किया गया था इस पार्टी का। बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी सारे देश में लगभग पैन इंडिया प्रेजेंट होने के बावजूद भी हम लोगों ने क्यों शुरू नहीं किया, उसके पीछे का जो रणनीति है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कोई साधारण पार्टी नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए उन सारे तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है जिनके पास वो काबिलियत है। हमारा ये मिशन का जो शुरुआत होंगे वो 2023 8 अगस्त को दिल्ली रामलीला मैदान की शुरुआत किया जाएगा। तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देश के हर एक लोकसभा में वैसे क्रांतिकारियों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास वो टैलेंट है, जिनके पास वो काबिलियत है। उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज होता है, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज होता है, रिटन टेस्ट होता है, बाकायदा साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया जाता है लीडर बनने के लिए, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि राजनीति भी एक ऐसा प्रोफेशनल क्षेत्र है, हमारा मानना है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील अपने अपने क्षेत्र में आवेदन करते हैं, टैलेंट ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, तब जाकर उन्हें काम करने का अवसर मिलता है। तो राजनीति में भी ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म इस प्रकार से डिजाइन किया है। और 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में ये होते आ रहा है कि हम कहते हैं कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदन में जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, योजना बनाते हैं ताकि देश में विकास आए, समृद्धि आए। बट ये मतलब एक गलत करना है, जो कि मैं आप लोगों के सामने भी साबित कर सकता हूँ। जब भी चुनाव आते हैं हमारे देश में, हम सभी का सामने जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया में जनता का रोल क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं ना, आपके हमारे लिए मजबूरी बनते हैं उनके वोट करो या फिर नोटा दबाओ। तो जो सरकार बनते हैं वो दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के सरकार बनते हैं, ना कि जनता की सरकार बनते हैं। इस सिस्टम को बदलना आवश्यकता है। तभी हम लोगों ने जो डिजाइन किया है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है कि हर एक लोकसभा से साधारण लोगों को चुना जाएगा। हमारे इस मिशन में कोई जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन से उसका कोई जगह नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। जो एक बार चुन के आ गए, जो आमदार बन गए, खासदार बन गए, वो व्यक्ति एवं उनके परिवार के कोई भी लोग हमारे इस मिशन में नहीं आ सकते। उनके लिए पूरा बैन लगा दिया गया है। यहाँ केवल और केवल मात्र साधारण लोग आ सकते हैं। पहले उन लोगों को तैयारी किया जाएगा। हर एक लोकसभा से 10-10 लोगों को तैयार किया जाएगा।
उनको ग्रूम किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, राजनीतिक रूप में परिपक्व बनाया जाएगा, तभी जनता के सामने उनको प्रेजेंट किया जाएगा। जो मैं 2023 का मैं डेट बता रहा था, उस दिन से ये ऐलान होगा कि हर एक लोकसभा में सारे लोगों को लेकर जनता के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि ये सारे क्रांतिकारी हैं जो आप ही का क्षेत्र से हम लोगों ने चुन के लेके आए हैं, और जनता से राय मांगा जाएगा कि अभी आप डिसीजन लीजिए कि इन 10 लोगों में से वो कौन व्यक्ति है जो आपका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप योग्य मानते हैं। और तभी पहली बार देश में 2024 में जनता द्वारा चुने गए सरकार बनेंगे, क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यकीनन एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जनता वर्सेस नेता। यानी उस चुनाव में एक साइड में देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, उनके भ्रष्ट राजनेता रहेंगे, और एक साइड में देश के जनता होंगे। तभी ये डिसीजन हो पाएगा कि वो सारे भ्रष्ट नेताओं का जो नीतियां हैं, गलत नीतियां या फिर जो भी हथकंडे वो अपनाते हैं, उनमें ताकत ज़्यादा है कि देश में जनता की ताकत ज़्यादा है। और ये सारे कुछ करने के लिए कुछ एजेंडाज भी है हमारा, जो सोल्यूशन मॉडल का हम बात कर रहे थे। हमारा विश्वास है कि ये सोल्यूशन मॉडल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे देश में जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महिला पर अत्याचार का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे शासन प्रणाली का हो, हर एक चीज़ का एक ठोस सोल्यूशन संभव है। और वो 5 पॉइंट एजेंडा है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये 5 पॉइंट्स पे हम लोग काम करेंगे 2024 में सरकार बनाने के बाद से। पहला पॉइंट है राजनीति में सुधार। राजनीति में सुधार करने के लिए जो 7 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला चीज़ है कि जो राजनेता चुनावी मुद्दे रखते हैं या फिर भाषण के समय जो वादे करते हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि राजनेता चुनाव के बाद आपसे वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि उस वोट को वापस दे या फिर राजनेता को हटा दें। तो ये एक अपराध है हमारा देश में। अगर झूठ बोलना अपराध होता है ना, तो ये भी अपराध है कि झूठ बोल के वोट लेना आप लोगों से। ये लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, और चुन के आने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो उनके केस में मुकदमा भी चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि हमारा देश में जो राजनेता होता है उनका कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे हाईएस्ट पद माना जाता है, उनको भी हम लोग 65 ईयर्स में रिटायर कर देते हैं, ये कह के कि अभी वो मानसिक रूप में इतना सक्षम नहीं है कि वो एक अनबायस्ड डिसीजन ले पाए। तो ये रूल देश के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर भी लागू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो राजनेता को रिटायरमेंट एज तय होगा। तीसरा पॉइंट है जो मल्टीपल पेंशन स्कीम है। आप लोगों को जानकारी होंगे कि राजनेता को मल्टीपल पेंशन मिलता है, यानी एक बार चुन के आ जाता है तो उनका पेंशन लागू हो जाता है। उसके बाद जितने बार भी चुन के आते हैं हर बार के लिए उनको पेंशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। आज वो प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा सैलरी भत्ता उनको मिलता है। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, उनका हाफ सैलरी जो पेंशन के रूप में उनको मिलता है। इससे पहले 3 बार के वो चीफ मिनिस्टर थे, 3 बार के पेंशन में मिलता है। जबकि आम जनता के लिए सारे पेंशन हटा दिया गया है और केवल मात्र राजनेता के लिए पेंशन और भी मल्टीपल पेंशन लागू किया रखा गया है। ये गलत बात है कि जनता के लिए कुछ और कानून, राजनेता के लिए कुछ और कानून, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार सभी समान है, सबके समान अधिकार होना चाहिए, तो कानून भी एक होना चाहिए। ये मल्टीपल पेंशन स्कीम का जो सिस्टम है इसको रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग सरकार में आके इसको रद्द करेंगे। और एक चीज़ है, जो हमारे देश में महिलाएं हैं, हमारे बीच में भी महिलाएं उपस्थित हैं यहाँ पर। देश में महिलाओं का जो आबादी है पूरे टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% है, 49.7% की मोर प्रिसाइज। इन लोगों का जो भागीदारी है राजनीति में वो उतना परसेंट के हिसाब से नहीं है। हमारा मानना है कि महिलाओं का प्रॉपर प्रोपोर्शनल की भागीदारी होना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि 2024 के चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव आएंगे या फिर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन सिस्टम होंगे उसमें 50% सीट महिलाओं को दिया जाएगा। ये हमारा डिसीजन है। इसके साथ ये हमारे राजनीतिक सुधार का एजेंडा है। और भी जो 4 एजेंडा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले है हमारे देश का जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इसकी बेहतर करने का बहुत ही आवश्यकता है। हमारा मानना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 1832 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था, जो आज बहुत सारे केस में बेअसर हो चुका है। तभी हमारे देश में इतने बेरोजगार बन रहे हैं। तो इसका रिवैम्प करना, प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग करने का आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य प्रणाली जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो इसके आधार पर हमारे देश का जो जनरेशन का जो स्वास्थ्य का टीम रहेंगे तभी वो अच्छा काम कर पाते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी एक बार रिवैम्प करने का ज़रूरत है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कहना है 2024 में सरकार में आते ही जो एजुकेशन सिस्टम PG to AG वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और PG to PG जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको निःशुल्क कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी सेम रूल है कि सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश के एकदम गांव से गांव तक हर एक पॉइंट में, हर एक जिले में, हर एक रोड में बेस्ट हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, निःशुल्क कराया जाएगा। हमारा देश का जो रीढ़ की हड्डी होते हैं हमारे देश के किसान हैं। तो हमारा जो 3rd पॉइंट है वो किसानों के सशक्तिकरण के लिए है।
जब तक किसान सक्षम नहीं बनेंगे, आर्थिक रूप में वो लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक विशेष आयोग का गठन करेंगे 2024 में, जो किसानों का आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए काम करेगी तथा उनका जो टोटल जो लागत होता है किसानी का, उनका मिनिमम 2 गुना उनका फसल का होना चाहिए मुनाफा, ऐसा हमारा मानना है। इस प्रकार से पॉलिसी डिजाइन किया जाएगा ताकि किसानों का आर्थिक विकास हो। साथ ही साथ हमारा जो 4th पॉइंट है, जो आज हमारा देश में इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसे बेहतर करने के लिए हमारा ट्रेड, कॉमर्स एंड टैक्सेशन का टोटल रिफॉर्म किया जाएगा। टैक्सेशन के लिए हमारा जो मानना है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ कहते हैं कि केवल 13% लोग टैक्स देते हैं, यहाँ ये झूठ है। इसमें हर एक जनता टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात हो सकता है, जो इनकम टैक्स है, हमारा कहना है कि इनकम टैक्स एबोलिश होना चाहिए और हम सरकार में आते ही इनकम टैक्स एबोलिश करेंगे। हमारा देश का जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया सिटीजन जो है वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग नेशन में से माने जाते हैं। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि टोटल कास्ट के जो टैक्स है काफ़ी हाई है। बहुत सारी यूरोपियन और डेवलप कंट्रीज से भी हमारा टैक्स रेट काफ़ी हाई है। उसके बदले में जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो सबसे खराब दर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो टैक्सेशन रेट कम होना चाहिए और उसके प्रोपोर्शनेटली सरकार की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। हमारा मानना है कि मैक्सिमम 5% अगर डायरेक्ट टैक्सेशन रेट होंगे तो वो इकोनॉमी को डेवलप कराने के लिए ज़्यादा सहायक होंगे, कैटलिस्टिक काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग तो ट्रेड, कॉमर्स, जो हमारा व्यापार जो विकास जो है, उसके लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन करेंगे। यानी जो युवाएँ हैं, जो नया व्यापार करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो स्टार्टअप हैं, इन सारे लोगों के लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन, यानी आपका फाइनेंस से लेकर लीगल एस्पेक्ट से लेकर आपका जुडिशन से लेकर आपका जो भी स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट है, वो सारे के सारे इंक्लूडिंग कंसल्टेशन एंड गाइडलाइंस मेंटरिंग, सारे के सारे चीज़ एक सिंगल विंडो ऑपरेशन के माध्यम से मुहैया किया जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट जो हमारा पॉइंट जो है वो है सशस्त्र बल के, जो हमारे देश के आज सुरक्षा देते हैं, जिसके कारण हम लोग आराम चैन के नीचे होते हैं। उन सारे जो आर्म फोर्सेस है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या फिर हमारे पुलिस सिपाही हो, इन सब का अपग्रेडेशन बहुत आवश्यक है। आज अगर आप देखेंगे कोई पुलिस चौकी में जाएंगे, वहाँ पर जो हथियार लेके वो लोग डरते हैं, बाबा आदम के ज़माने का ट्रेनों से राइफल आज यूज होता है, दुनिया में और कोई देश यूज नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का अपग्रेडेशन बहुत आवश्यकता है। उन लोग का बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिलता है, उन लोग का प्रॉपर गैजेट नहीं मिलता है, गियर्स नहीं मिलता है, उन लोग का टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलता है। तो जो लोग हमें सुरक्षा देते हैं, जिनके वजह से हमारे समाज, हमारे देश चैन के नींद होते हैं, उन लोगों का अपग्रेडेशन बहुत आवश्यक है, ऐसा हमारा मानना है। और केवल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट ही नहीं, उन लोगों का वेलफेयर के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग खास करके जो पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स में जो आते हैं, उन लोग शहीद जब हो जाते हैं, जब उनका देहांत हो जाता है कोई घटना में, कोई मुठभेड़ में, उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। आपको कोई जानकारी होना चाहिए कि पुलवामा में घटना घटी थी, आज तक उन सारे 40 जो CRPF के जवान थे, उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। भले ही बार बार प्रॉमिस किया गया है, बट ऑन ग्राउंड नहीं मिला है। तो कुछ टेक्निकल फ्लॉज है, हमें पता है, वो दूसरा डिस्कशन का विषय है। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी देश के जवान हमारे सुरक्षा देते हुए अगर उनका हम त्याग देते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और पूरा के पूरा सैलरी, पेंशन नहीं, फुल टाइम सैलरी जब तक उनका सर्विस टेनर था तब तक उनको मिलना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये हमारा 5 पॉइंट एजेंडा है। इस 5 पॉइंट एजेंडा को सामने रखते हुए हम लोग 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सारे के सारे 543 सीट्स में अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और हमारा वादा है, जो भी कैंडिडेट चयनित होंगे, जनता का मतलब से जो सिलेक्टेड होंगे, जिनको टिकट मिलेंगे, वैसे हर एक कैंडिडेट को अखिल भारतीय परिवार पार्टी गारंटी दे रही है, उन्हें मिनिमम हर एक लोकसभा में 4 लाख वोट दिलाने का रणनीति बनाया गया है। तो ये एक बड़ा गारंटी है। अब ये सारे रणनीति कैसे इंप्लीमेंट होंगे, क्या मार्गदर्शन है, मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, वो हमारे मार्गदर्शन करें कि हमारे आगे का विजन और क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार लीडरशिप कमेटी सेक्रेटरी भाटी जी का और अजय जी का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से आज हम और आप सामने सामने बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर अखिल भारतीय परिवार पार्टी की प्रचार में उपस्थित। आज एक ऐसा माहौल आप लोगों को देखकर हमारे हौसले बढ़ते हैं, जहाँ हमें हिम्मत मिलती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश का माहौल, मीडिया राष्ट्रीय स्तर की मीडिया किस तरह से बयान है। भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी और के मुद्दे तो उठाए नहीं जाते, जनता के हित की बात नहीं है। फिर भी ऐसे टाइम पे भी आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी की प्रचार करने आए, तो आप सबका बहुत बहुत आभार।
हमारे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर अब 2024 में चुनाव लड़ेंगे, वो काफ़ी हद तक आपके सामने रख दिए गए हैं 5 लेकिन हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जैसा कि आपको बताया पहली लाइन की, अखिल भारतीय परिवार पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है, ये एक राजनीतिक क्रांति है। इसे क्रांति क्यों कह रहे हैं, इस विषय पर थोड़ी सी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा, फिर आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे। क्योंकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी कभी भी कहीं भी एक तरफा बात नहीं करती या एक तरफा बात नहीं करती। मोदी जी की तरह रेडियो पे आके मन की बात नहीं करते कि सिर्फ बोल दिया सुनी है ही नहीं। हम जहाँ भी बैठते हैं जन संवाद करते हैं, आपस में बात करते हैं, अपनी बात करते हैं और फिर बाकी लोगों की भी बात सुनते हैं और उनको सवाल करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात रखूँगा। हमारा उद्देश्य हमारा सत्ता परिवर्तन नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ऐसे बहुत से नियम कानून हैं हमारे देश में जो नेताओं ने अपने लिए अलग और जनता के लिए अलग बना रखे हैं। वो सारे नियम कानून खत्म करने हैं। जनता के लिए जो कानून जनता के लिए होंगे, वही कानून नेताओं के लिए भी होंगे। कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया, जैसे रिटायरमेंट एज, हर जॉब में एक रिटायरमेंट एज पर, और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हम ये बोल कर रिटायर कर देते हैं कि एक निश्चित अवस्था के बाद वो निष्पक्ष फैसले लेने के लिए मानसिक रूप से उतना संतुलित नहीं रहता। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद करते हैं कि 80 साल, 82 साल, 85 साल का व्यक्ति या 90 साल का व्यक्ति, तो 85 साल या 82 साल या 90 साल का व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर देश के लिए या देश की जनता के लिए निष्पक्ष फैसले लेगा। ये सारे नियम कानून जो है, मल्टीपल पेंशन की बात हुई, नेताओं को मल्टीपल पेंशन मिलती है। ये पूरी दुनिया में भारत में एक ऐसा देश है जहाँ एक ऐसी नौकरी भी है कि आप एक कंपनी में नौकरी करते रहिए और दूसरी कंपनी में जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ की पेंशन लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर भारत ही एक ऐसा देश है, और वो पेशा क्या है, वो नौकरी क्या है, वो है राजनीति। राजनीति में उतर जाओ, एक बार सांसद बन जाओ, दोबारा जब चुनोगे तो पुरानी पेंशन मिलती रहेगी और नए वाले की सैलरी मिलती रहेगी। चलिए मान लिया कि एक बार कोई व्यक्ति सांसद या विधायक बन जाता है, अब वो दोबारा हार गया, तो कहीं नौकरी करने को नहीं जाएगा, ना ही क्षेत्र की जनता उसे छोड़ेगी। तो ठीक है, अगर हार गए हो तो पुरानी पेंशन ले लो, लेकिन अगर दोबारा भी जीत के आ गए तो वर्तमान की सैलरी भी चाहिए और पुरानी पेंशन भी चाहिए। ये नियम कानून गलत है, ये पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, जैसा कि मैंने बताया, जब हम 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो 50% सीट महिला उम्मीदवारों के लिए उनके लिए रिजर्व करेंगे। 543 की 543 सीट लड़ेंगे और ना कि सिर्फ लड़ेंगे। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ना कि हम सिर्फ 543 सीट पर चुनाव लड़ेंगे 2024 में, बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम, एक नया इतिहास है। ये हमारी कोशिश है और ये संभव है। ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। और यहाँ रुकेंगे फिर भी नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम रुक जाएंगे। जैसा कि हमने बोला कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ सत्ता बदलकर बैठ जाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सम्राट अशोक के समय का जो भारत हुआ करता था, जो भी देश हमसे अलग हुए किसी भी कारण से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो भी थे, जिस भी कारणवश हमसे अलग हुए, उन सारे देशों को एक करके संयुक्त भारत संघ बनाया जाएगा। वो भारत जो सम्राट अशोक के समय में एक हुआ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह संभव है, कैसे होगा। हाँ, अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है और जो माहौल हमारे देश में दिखाया जा रहा है, उसको देखते हुए यह असंभव ही लगता है। लेकिन यह असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और मुझ पर भरोसा मत कीजिए, यहाँ जितने लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैठे हैं उन पर किसी पर भरोसा मत कीजिए। अपने आप से एक सवाल करिए, मैं सवाल दे रहा हूँ आप सबको, अपने आप से सवाल करिए, उसका जवाब भी खुद को ही दे दीजिए, मुझे मत दीजिए। अपने आप से पूछिएगा और अपने आप को जवाब दीजिएगा, क्या हम दुनिया से कुछ अजूबा मांग रहे हैं क्या, जो नहीं होगा। हम वही तो मांग रहे हैं जो हम पहले थे। किसी कारणवश अगर घर में 4 भाई होते हैं, किसी कारणवश अगर वो झगड़े से अलग हो जाएं, तो उन्हें एक करने का प्रयास गलत है क्या? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, संभव है ना। और आज तो हमारे पास बताने के लिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। बर्लिन की दीवार गिराकर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए ना, 65 साल की दुश्मनी भुलाकर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक हो गए ना। बहुत पुरानी घटना नहीं है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की घटना शायद 2017 की है। 65 साल बाद उन्होंने दुश्मनी भुला दी। हमें केवल इस दिशा पे सोचने की जरूरत है, हमें इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन थे वो जर्मनी के गद्दार जिन्होंने बर्लिन में दीवार खड़ी की और फिर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी 2 अलग अलग साम्राज्य बनाए। फिर कौन थे वो संतरे लोग जिन्होंने वो बर्लिन की दीवार गिराई और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया। कौन थे वो कोरिया के गद्दार जिन्होंने कोरिया साम्राज्य के बीच में दुश्मनी पैदा की, बॉर्डर डाला और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बना दी। फिर कौन थे वो संतरे लोग जिन्होंने 65 साल बाद उस दुश्मनी को बुलाया, बॉर्डर खत्म किया
और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक कर दिया। अब हमें इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि कौन थे वो अखंड भारत के साम्राज्य के गद्दार जिन्होंने जाति धर्म मजहब के नाम पर अखंड भारत साम्राज्य को खंड खंड टुकड़ों में बांटा। और फिर आज आप सब प्रेस के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधु हमारे साथ बैठे हैं, उन सब के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश दे देना चाहते हैं कि हम जैसे फिर कुछ तरफीले लोग सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर वो सारे बॉर्डर खत्म करके संयुक्त भारत संघ बनाने के लिए निकल चुके हैं और रुकने वाले नहीं। हमें पता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये लाशों पर चलकर सत्ता तक पहुंचे। और मीडिया में बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ कि हाँ, जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये लाशों पर चलकर। अभी पुलवामा का जिक्र हुआ, और मीडिया के बंधुओं से भी मेरा सवाल है, मुझे किसी प्रदेश स्तर की या जिला स्तर की मीडिया से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो पूरी तरह बयास है। और आप कि जो भी प्रदेश स्तर के या जिला स्तर के यहाँ पे पत्रकार बंधु बैठे हैं, अगर उसके संपर्क में कोई राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार या उनका CEO या जो भी सीनियर मैनेजर हो या उनके अपने चैनल में या माध्यम से जो भी उनसे जानकार हो, जब वो मिले तो उनसे सवाल करिएगा वो देश के हित के मुद्दे क्यों नहीं उठाते। पुलवामा का जिक्र हुआ, हमारे देश में पुलवामा जैसी घटना घट जाती है। आज मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा मीडिया एंकर या मीडिया न्यूज चैनल था जिसने सबसे पहले ये न्यूज चला दी कि 250 किलो या 300 किलो RDX ब्लास्ट हो गया। यही न्यूज चली थी ना, 250 किलो RDX ब्लास्ट हो गया है, 300 किलो RDX ब्लास्ट हो गया। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब साइंस टेक्नोलॉजी है, साइंस समझते हैं। जब तक किसी राख की टेस्टिंग या ब्लास्ट हुए मटेरियल की टेस्टिंग किसी लैब में नहीं हो जाएगी, कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि वो RDX था या डायनामाइट था या जिलेटिन था या क्या था। और 250 किलो ही था, 300 किलो ही था, ये तो टेस्टिंग के बाद भी नहीं बता सकता भाई। तो वो कौन सा मीडिया एंकर था, वो कौन सा मीडिया चैनल था जिसने सबसे पहले ये न्यूज चला दी कि पुलवामा में 250 किलो या 300 किलो RDX ब्लास्ट हो गया। मैं कहता हूँ उस व्यक्ति को चौराहे पर क्यों नहीं बुलाते, बीच चौराहे पर बुलाओ, उसको लाइव टेलीकास्ट चलाओ, पब्लिक के सामने सवाल पूछो, वो बीच चौराहे पर जवाब देगा कि उसे किसने ये जानकारी दी कि 250 किलो या 300 किलो RDX ब्लास्ट हुआ है। ये जानकारी सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, सिर्फ 2 ही लोग, या तो वो जिन्होंने प्लान किया है या तो वो जिन्होंने उस प्लान को अंजाम दिया। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि RDX था या डायनामाइट था या जिलेटिन था, क्या था। तो उसको बीच चौराहे पर बुलाओ, उससे पूछो, या तो वो उस बीच चौराहे पर जवाब देगा, उस व्यक्ति का नाम बताएगा कि उसे ये जानकारी किसने दी, वरना वहीं चौराहे पर लटका दो, तब इंसाफ होगा। ऐसे इंसाफ नहीं होने वाला इस देश में। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का नारा तो लगता है, लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ यदि कोई ईसा मसीह को कुछ बोल दे या बाइबल के 2 पन्ने फाड़ दे तो शायद गांव के गांव जला दिए जाए। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ कोई कुरान के 2 पन्ने फाड़ दे या अल्लाह को कुछ बोल दे तो शायद गांव के गांव या शहर के शहर जला दिए जाए। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ भगवान श्री राम के बारे में या गीता या रामायण के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे या 2 पन्ने फाड़ दे तो शायद धार्मिक नारे लगाकर लोगों को संघों को काट दिया जाएगा और आग जली कर दी जाएगी। लेकिन हम उस देश के निवासी हैं। अफसोस तब होता है कि जब हमने ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेज दिया, ऐसे लोगों को सांसद और विधायक बना दिया कि जब इस देश में पार्लियामेंट पुलिस स्ट्रीट दिल्ली में पार्लियामेंट पुलिस स्ट्रीट के बाहर एक प्रदर्शन होता है, और बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2018 की घटना है, नवंबर या दिसंबर की। जिस संविधान से ये देश चलता है, पार्लियामेंट पुलिस स्ट्रीट के बाहर एक सभा होती है और वहाँ हमारे भारतीय संविधान की कॉपियाँ जलाई जाती हैं, उसके पन्ने फाड़े जाते हैं और उन लोगों पर ये सरकारें कोई एक्शन नहीं लेती। तब अफसोस होता है कि कैसे लोगों को चुनकर हमने सदन में भेज दिया। हमारे बीच में बहुत सारी महिला साथी हमारी बहनें बैठी हुई हैं। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। यूपी का हाथरस, आज हम महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बैठे हैं, लेकिन यूपी का हाथरस जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं बचा, सारे लोगों ने उसका नाम सुन लिया है। रात में 2:30 बजे 3:30 बजे एक बच्ची का मृत शरीर, उसकी लाश उसके माँ बाप को बिना बताए जला दी जाती है अपराधियों को बचाने के लिए। तब अफसोस होता है कि ऐसे कैसे लोगों को चुनकर सदन में भेजा है। और ये भाजपा और आज आप कुछ लोगों की कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहूँगा। किसी के मन में ये लगता हो, किसी को ये लगता हो कि हाँ देश के ये जो हालात हैं ये सिर्फ 6-7 सालों में ही खराब हो गए हैं, भाजपा की सरकार में आते ही या मोदी जी की सरकार में आते ही खराब हो गए, तो ऐसा नहीं है। इस सारे सिस्टम में कांग्रेस का हाथ रहा है। ये भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है। ये जनता को दिखाने के लिए 2 अलग अलग पार्टी जरूर है,
लेकिन इनकी विचारधारा, इनके उद्देश्य सब कुछ एक ही है। ये एक ही जड़, एक ही तने से निकले हुए दो अलग अलग डाल हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इनका सिर्फ एक उद्देश्य, एक ही विचारधारा है, केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद यूज करके किसी भी तरह सत्ता में बैठे रहो बस। 10 साल हम लूटे, फिर 10 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम लूटे, फिर 5 साल तुम लूटो। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। एक उदाहरण, आप किसान आंदोलन ले लीजिए। 1 साल से किसान बैठे थे ना सड़कों पर, 1 साल से ज्यादा बैठे हैं सड़कों पर कृषि बिल के विरोध में। उसके बाद कृषि बिल वापस लिए और कांग्रेस, सोनिया जी या प्रियंका जी या राहुल जी बहुत हल्ला मचा रहे थे, काले कानून है, वापस होने चाहिए, वापस होने चाहिए। आपको बता दूं कि ये कानून कोई ऐसे ही भाजपा डायरेक्ट नहीं ले आई। ये वही बिल है जो मनमोहन सिंह जी के समय पेश हुए थे, और उस समय मेरे शब्द नहीं है। 2012 के आप यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, भाजपा नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी के बयान सदन के अंदर जो उन्होंने दिए थे, उन्होंने बोला था कि आज ये कारपोरेट घराने के दूसरे के जो किसानों को बर्बाद कर देंगे। मंडी समितियों और भारतीयों के विषय में भी बड़ी इमोशनल स्पीच दी थी उन्होंने। किसान की बेटी की शादी हो, उसके बेटे की तबीयत खराब हो, या उसको किसी भी तरह से जरूरत हो, तो किसान मंडी समितियों में या आड़तियों के पास जाते हैं, उनसे उधार पैसा ले लेते हैं, और जब फसल आती है तो उन्हें फसल देकर पैसा या नकद चुका देते हैं। और कभी कभी तो आड़ती बिना ब्याज के किसानों को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने हमसे कर्ज लिया है, तो जब ये इनकी फसल होगी तो फसल हमारे ही पास लेके आएंगे और मैं उससे मुनाफा कमा लूँगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भाजपा नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज के शब्द है सदन के अंदर। तो आज ऐसा क्या हो गया कि ये भाजपा या मोदी जी उससे भी घटिया बिल, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके उससे भी घटिया बिल लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके मकसद यही है। इन्हें जब लगता है कि गांधी को पूछकर सत्ता मिल सकती है तो ये पूरे देश में गांधी को पूछ रहे। इन्हें जब लगता है कि नहीं अभी तो गांधी का ट्रेंड नहीं चल रहा, अभी तो गोडसे का ट्रेंड चल रहा है, तो ये गोडसे को पूछ लेते हैं और ये गोडसे को पूछकर सत्ता में आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की घटना है, धर्म संसद के नाम पर एक आयोजन किया गया है, धर्म संसद के। कौन सी धर्म संसद है ये? वहाँ खड़े होकर 100 लोग बोलते हैं कि अगर हम 100 लोग सड़क पर उतर आए तो हम मुस्लिमों को काट देंगे, सारे मुस्लिमों को देश से भगा दिया जाएगा। क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी के कॉलेज गिरजाघरों में पत्थर फेंकवा रही है ये सरकार। आज अगर देश में आदिवासी इलाकों में चले जाइए तो वहाँ के बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था काफी हद तक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उठा रखी है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी कर रही है, और सरकार क्या कर रही है? उनके घरों में, उनके स्कूलों में पत्थर भिजवाने का काम, ये काम कर रही है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण जो मैं दे सकता हूँ। भाजपा और कांग्रेस एक ही है, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों का, क्योंकि जैसा मैंने बताया उद्देश्य मैंने आपके सामने रख दिया है कि हमारा उद्देश्य संयुक्त भारत संघ बनाना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो भी देश टाटा शोक के समय भारत का हिस्सा थे, उन सबको एक करके एक संयुक्त भारत संघ यानी यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है। अब आपके मन में कोई सवाल हो मुझसे रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, उद्देश्य से रिलेटेड, काम कैसे करेंगे, तो आप अपने सवाल जवाब रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं आज आप सबको समझूंगा। मेरी बात यहीं कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत। राजनीती ही चांगली असते, पण त्या राजनीतीमध्ये असलेले ते व्यक्ती ते कसे असावे हे सगळ्यांनी आपल्याला सिद्ध करून सांगितलं. त्याचप्रमाणे सगळ्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की आपल्याला हा जो देश आहे त्या देशामध्ये असलेले जे काही राजनीतिक नीती आहेत ते कसं असावं, म्हणजे आपल्याला सम्राट अशोकाचा नद्या स्वतःहून तुम्हाला पोचायला पण समुद्रासारखा विचार ठेवा, नद्या स्वतःहून तुम्हाला भेटायला येतील. रेस नको, विचार नको, माणसं मशाल बघत तुमच्यासाठी भेटायला येतील. धन्यवाद तुमच्या आम्हाला आणि आता आभार व्यक्त कराव्या तरी लोग युवा साथी है, महिला है, स्टूडेंट है, इनके भी सवाल है, बच्चों के भी सवाल है। तुमचा काय प्रश्न असेल ना मांडू शकता तुम्ही प्रश्न, तुमचे जे समस्या असतील एज्युकेशन फील्डला घेऊन
3,000 के आसपास है। जितना आंकड़ा खड़े हो जाते हैं, उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए अपने ही सब ऑर्डिनेट बहुत सारे छोटे छोटे खड़ी कर देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं जाति धर्म को तोड़ने के लिए या जाति धर्म के समीकरण बनाने के लिए बहुत सारी छोटी पार्टी जो उनके नाम पर कैंडिडेट उतारते हैं ताकि वो छोटे दलों को हरा सकें। उनके कैंडिडेट से जो निर्दलीय कैंडिडेट करने वाले होते हैं उनके वोट काट सकें और अपनी राजनीति चमका सकें। अखिल भारतीय परिवार पार्टी बाकी दलों से अलग इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, यदि आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव पहले स्वयं के अंदर कर लें, समाज में बदलाव आ जाए। यदि आप स्वयं में बदलाव नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो ये समाज, ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने वही कदम उठाए। हम जो भी नियम कानून नेताओं से अपेक्षा करते हैं सत्ता में आने के बाद, हम वो अपने ऊपर पहले से ही लागू कर रहे हैं। जैसे रिटायरमेंट एज तय करना नेताओं की, हमने तय कर रखा है कि जब हम 2024 में सारी की सारी 543 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कोई भी उम्मीदवार 61 या 62 वर्ष से ऊपर नहीं होगा। 90% सीट हम 50 वर्ष से कम लोगों को रखेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम सब नए हैं, हमारा पूरा खानदान कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं रहा है, हमें भी कुछ अनुभव वाले लोगों की जरूरत है। तो 10% सीट हमने ऐसी रखी है जो 50 से 60 वर्ष के या 61-62 वर्ष के बीच में आए हैं। पहला तो ये। दूसरा ये, हम नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं को उनकी भागीदारी देनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। आज प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि 40% अब महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। आज हम 2017 से मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है, और हमने उसी समय तय कर दिया था कि जब 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे तो हम 50% सीट महिला उम्मीदवारों को देंगे। ये हमने ऑलरेडी तय कर रखा है। और जब हम सरकार बनाएंगे 2024 में तो ये अध्यादेश लागू कर देंगे। और नेताओं के जो वादे, जैसे आपको बताया गया था, कुछ भी बोल दो, मतलब कोई भी नेता मंच पर खड़ा होकर चुनावी सभा करके या पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख कर दे देता है, वो वादा पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इन्हीं चीज़ों से कोई मतलब नहीं। झूठ बोलना अपराध है ना हमारे देश में। एक झूठ बोल के वादा करके कोई काम किया जाए तो 420 का केस चलता है ना हमारे देश में। तो नेताओं की कुछ भी बोल दो, नहीं ये नहीं बोलेगा। हम अपने डॉक्यूमेंट, जब हम 2024 में चुनाव लड़ेंगे या उस समय जो भी चुनावी सभा करेंगे, जो हमारे वादे होंगे, जो 5 पॉइंट एजेंडा है, वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा। यदि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद हम इन मुद्दों पे काम नहीं करते तो आप कोर्ट में हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर देंगे। और यदि कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये काम हो सकता था, जानबूझकर नहीं किया गया, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी आजीवन चुनाव लड़ने के लिए बैन हो जाएगी, खुद अपनी पार्टी को बैन कर देंगे। और ये मेरे लिए नहीं होगा। सत्ता में आने के बाद हम ये अध्यादेश ला देंगे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी यदि देश में चुनाव लड़ना चाहती है तो उसका कोई भी चुनावी सभा से बोला गया कोई भी वादा या मुद्दे में दिया गया डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम है, सब कुछ नहीं बताया जा सकता, उतना समय भी नहीं है, लेकिन जो भी नियम कानून है वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट। और एक पॉइंट ऐड कर देंगे इनके साथ, आपके सवाल से संपर्कित है। जैसे शुरुआत में बताया गया था कि ये जनता द्वारा बनाया गया, जनता का सरकार बनने जा रहे हैं, यानी सारे लोग जो है जनता से आए हैं। तो अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति को लगता है कि उन लोग में से कोई लोगों पर भरोसा नहीं है, हमारा ये खुला ऑफर है, आप में से कोई आ जाइए, हम लोग अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे फ्यूचर में केवल हम जो काबिल करके उन्हें आगे किया जाता है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास वो समझ है, उन्हीं को आगे किया जाता है। यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, कोई अपनी सत्ता बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा मेन मोटो है कि जो काबिल व्यक्ति है उन्हें आगे करो, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारे लिए देश सबसे आगे है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक लाइन और ऐड करूँगा। आपने बोला कि बाकी सारी पार्टीज को बेस्ट क्यों बोल रहे हैं। आज 303 सांसद हैं भाजपा, 303, और उन 303 में से 168 सांसद वही हैं जो पुराने कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चले गए उसी जिंदगी भर गांधी जी को पूछते थे और आज ये बोलते हैं कि पूछने की पार्टी में बैठे हैं, इसकी कोई विचार नहीं है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के बैनर तले एक बार सांसद या विधायक बन चुका होगा तो उसे अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव नहीं लड़ने देगी अपने बैनर तले। ये साधारण लोगों की पार्टी है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो साधारण लोग हैं, और ये नियम हमने अपने ऊपर भी लागू कर रखा है। यदि हम भी या हमारा कोई भी कैंडिडेट एक बार अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर तले भी सांसद या विधायक जीत कर आ जाता है तो उसका अगली पीढ़ी
जो डायरेक्ट उसके बच्चे होंगे वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। थर्ड जनरेशन फिर आ जाए अपनी काबिलियत के आधार पर। यार ये रिश्तेदारी निभाने नहीं आया, देश में जो लोग टैलेंटेड है उनको आगे लाना है, जिन्हें अभी तक मौका नहीं। मैंने बताया ना कि बहुत सारी मैक्सिमम पार्टी उसमें काम ही नहीं कर रही हैं। ये है कि पार्टियों को भ्रष्ट नहीं होती, वहाँ जो लोग आगे पार्टी में वो भ्रष्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बात नेतृत्व की है, कि उस सोच की। हाँ, और आपको जो सुधार करना है जनता का या देश का, तो इसके लिए नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। सारी 3000 जो पार्टियाँ होती है कोई अपनी विचारधारा की जो आगे बढ़ा के शामिल होकर कोई काम हो सकता है। जो पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है उनकी अपनी विचारधाराएं होती हैं और हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिल रही है, इसलिए हमने नई पार्टी बनाई। और अभी जिस तरह की सत्ता देश या चल रहा है देश में, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही आगे बढ़ना है। और हम इस पार्टी, ये जो पार्टी वाली डेमोक्रेसी है ना, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। ये पार्टी डेमोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देश में पार्टियां होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो इन नेताओं ने जो एक तंत्र बना रखा है, तो हमें उन्हीं रास्तों पर चलकर उन रास्तों को खत्म करना है। जब हम सत्ता में आएंगे तो धीरे धीरे हम ये सारी पार्टी खत्म कर देंगे, व्यक्ति इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगा। ये जो एक ताना सा होता था पहले, राजा क्या होता था, राजा का एक राज चिन्ह चलता था। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने उसी तरह देश में कब्जा कर रखा है। एक चिन्ह बनेगा, फिर उस चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा, कैंडिडेट देखता ही नहीं आदमी। आज कौन यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने आसपास के अच्छे उम्मीदवारों को देखते हैं? नहीं, वो तो पार्टी का सिंबल देखते हैं, पार्टी का चिन्ह देखते हैं। ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी चाहिए हमें। जनता के प्रतिनिधि आएंगे जो आगे सदन में जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास मजबूरी है कि हमें उन्हीं रास्तों पर चलकर वहाँ करना है। कांग्रेस के 150 सांसद 168 सांसद किया है, लेकिन उसके जनता ने किया है। हाँ, बिल्कुल जनता ने किया है। जनता ने उनके लिए जो सदस्य है वो भ्रष्टाचारी कह सकते हैं, तो मतलब वो भ्रष्टाचारी हाँ, बिल्कुल। जनता जैसा होता है नेता वैसे ही होते हैं। जनता को हाँ बिल्कुल, हम और आप हैं कहीं ना कहीं। हम 500 रुपये लेकर तो नेता आता है, हम 500 रुपये लेकर वोट देते हैं ना, हम दारू मुर्गा लेकर वोट देते हैं ना। क्यों देते हैं? गलती हमारी है, हमें सुधरना होगा। गलती हमारी है, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। अगर हमने बोला, गांधी जी ने जो मैंने लाइन कोट की कि आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर रखना है। हम ये जागरूकता इसीलिए चला रहे हैं, ये पूरे देश में हम घूम रहे हैं और ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग समझ जाएं, लोग जाग जाएं, जो उनकी गलती है वो स्वीकार और गलती सुधार। गलती सुधरेगी कैसे? गलती सुधारने के लिए सबसे पहले हमें गलती स्वीकारनी पड़ती। हम स्वीकारते हैं, हम मानते हैं कि हमने गलत लोगों को चुनकर सदन में भेजा है और अभी नहीं हटाना है। ये नेता नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की अगर पर्टिकुलर इन दो पार्टी की बात करूँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पर या अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कोई भी लीडर या सदस्य व्यक्तिगत तौर पर इनको नेता नहीं मानता। इनको काले अंग्रेज बोलते हैं। जैसे अंग्रेज प्लान करते थे वैसे ही ये भी करते हैं। देश को लूटो, पैसा लूटो और उसके बाद विदेश भागो, यही इनके साथ है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो आप कह रहे हैं कि ये पार्टियों को भ्रष्ट क्यों कहा जा रहा है, तो 3000 पार्टी आगे चल रही है, तो बेचारी को सबकी पार्टी सवाल ये आता है कि हम जो कर रहे हैं आज, ये करने से पहले 2006 से 2017 तक हमने यही प्रयास किया जो आप कह रहे हैं। हम उन सारे पॉलिटिकल पार्टियों के पास गए, ये सोल्यूशन मत लेके कि आप लोग इसे कर दो, कि आप लोग संख्या में हो, आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधा है। बट इन लोगों में से कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ठोस कदम नहीं हुआ, सारे इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ। आज आप मुझे एक भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का नाम बता दे जो इस तरह समस्या का समाधान पे बात कर रहा है या उससे प्रयास कर रहा है, एक भी नहीं नाम ले पाएंगे। ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, बल्कि इस समस्या को आग में अपने राजनीतिक रोटी फेंक रहे हैं। इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देश जनता का है, नेता का नहीं है। तो जनता जब तक नहीं जागेंगे तब तक इसे सुधरेगा नहीं। तभी हमारा जो मिशन है, अगर हम समझेंगे तब उसको पता चलेगा इसका विचारधारा जो है। हम लोग सबसे पहले चाह रहे हैं कि देश में जनता जो है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप होगी। हम शपथ दिलाते हैं हर एक व्यक्ति को इस मिशन में जुड़ने से पहले कि हम किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और शिक्षा से अपने नाम के साथ भारतीय संविधान। सवाल आता है कि संविधान का सम्मान कैसे करेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं तो।
संविधान हमें अधिकार देते हैं, नागरिकता का जो संविधान हमें अधिकार देते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो संविधान हमें कुछ जिम्मेदारी भी तो सौंपते हैं। जिस देश और समाज में हम रहते हैं वहाँ से हम पाने के लिए अपेक्षा बहुत कुछ करते हैं। हमें सम्मान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके बदले में हम क्या देते हैं, ये सवाल बनता है। एक जनता नागरिक होने के नाते हमारे जो जिम्मेदारी उसके बारे में हमें एहसास नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है, मीडिया चर्चा नहीं करती है, और ना हमारा समाज व्यवस्था में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जहाँ पर इन तरह जिम्मेदारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है। अब सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 मिनट समय निकालिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा संविधान का पार्ट 4A। इसमें क्या लिखा है पता है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, 11 है हमारे मौलिक कर्तव्य। हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, सोचते नहीं हैं। जिस दिन हम लोग इन सारी चीज़ों का जानेंगे, पालन करेंगे, तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तभी देश सुधरेगा। देश मतलब कोई मैप या मानचित्र नहीं होता है। देश मतलब देश की जनता, यानी आप हम सब मिलकर देश है। देश को सुधारना है तो हम सबको पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा, हमें खुद को दिखाना पड़ेगा हम कर सकते हैं, प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा, एकजुट एकता के साथ समान रूप में आगे बढ़ के क्रांति खड़ा करना पड़ेगा, तभी काले इंग्रेज को हम हटा पाएंगे। बहुत सारी योजना है, बहुत सारी रणनीति है। ऐसे 4 लाख वोट की रणनीति नहीं रखा गया आप लोगों के सामने। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, वो लोग जानते हैं, क्योंकि राजनीति जिस प्रकार दिखाया जाता है आम तरीके से आम जनता को, और मध्य का पीछे जो राजनीति होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अभी हमारे अध्यक्ष जो बता रहे थे आप लोग के भाजपा और कांग्रेस एक है, तो उनके आश्चर्य होता है लोग, पर हकीकत में ये एक है। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उपलब्ध है। बहुत सारी चीज़ है, उसका सामने पब्लिक की यदि हमारे पास वो सुविधा भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है, क्योंकि अभी उसका भी कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। और कोई सवाल है तो लेने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया जिला में भी और खास करके राजनीति में कदम रखने के लिए मेरा PhD भी कंप्लीट किया, खास करके राजनीति में आना। तो मैंने कुछ समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बहुत सारी चीज़ें सीखा भी, जाना भी। बट एट द एंड मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं हर एक एजेंडा बोलने के लिए कुछ और होता है, इसका कुछ और जैसा केबल के पीछे वाला सेटिंग, इसके बारे में जैसा एजुकेशन में मैं बहुत ज़्यादा काम किया, 5 साल काम किया। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं मेरा कारोबार है, बता रहा हूँ, बड़ा कारोबार 5 राज्यों में कारोबार है। और मैं खुद रोजगार देता हूँ बच्चों को, प्राइवेट रोजगार ताकि वो 5,000 मैं गवर्नमेंट के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट नहीं होता, गवर्नमेंट का एजेंडा आगे जो बोला और मैं ज़्यादा करके देखा कि मैं जब ऑल ओवर इंडिया में जब घूमा मैं और जब बड़े बड़े फंक्शन में गया तब देखा कि बोलने में कुछ और होता है, दूसरा कुछ और होता है। और काफ़ी सारी ईमानदार पार्टियाँ भी, काफ़ी सारे बेईमान पार्टियाँ नहीं है। जैसे कम्युनिस्ट में मुझे कभी बेईमानी नहीं दिख रही, टॉप लेवल तक के सबके साथ काम किया, उनकी पार्टिसिपेशन सबके साथ रहा हूँ, उनके कमरे में रहा हूँ, सोया हूँ, कभी मुझे नहीं। और यहाँ पे जो अपना ये है बंगाल के जो CM रहे हैं, जो रिक्शा के ऊपर ही रिटायर्ड हो गए, उनमें भी कोई बेईमानी का स्पर्ध ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि बेईमान पार्टी है। बट मेरा आपकी पार्टी से एक सवाल है, ईमानदारी के तौर पर, बेईमानी के तौर पर, बेईमानों को एक सवाल है ही, ईमानदारी के तौर पर एक जिला परिषद की इलेक्शन लड़ते हैं तो 29 बूथ कम से कम होते हैं, 25 बूथ पकड़ लीजिए। हर बूथ में एक बेरोजगार जब बूथ लेके बैठता है तो 15,000 रुपये लगता है। तो बैनर, एक छोटा सा बैनर बनाने के 700-800 रुपये लगा है। पूरा सांसद अगर देखोगे हमारा, पूरा अगर सांसद खड़ा होता है तो वो बूथ अगर देखोगे तो 1,000 रुपये एक बूथ को अगर 25,000 रुपये एक पार्टी खर्चा करता है। उसके बाद अगर जैसे छोटा छोटा वार्ड है हमारे बंडारा में, चौपड़िया वाले वार्ड है, जहाँ पे अवेयरनेस हम क्रिएट ही नहीं कर पाते, एक वोट का 1,000 रुपये 500 रुपये भाव लगता है। तो इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे हमारा एजेंडा कंप्लीट करने की? क्योंकि बिना पैसे के तो पार्टी खड़ा नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल है। पैसे के लिए ऑलरेडी पॉलिटिशियन कहीं काला धन चाहिए। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बताया 2006 साल से थिंक टैंक काम कर रहे हैं, इतने सारे सिस्टम में किस महत्व आ रहा है, वो लोग ये सब बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, तो जरूर होगा। मैं बता रहा हूँ, प्लान तो जरूर हो गया ना, ये तो समझ में आ रहा है आपको। अभी देखिए एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का जो एक्चुअल ताकत होता है वो शायद ही आज हमारे देश में एक्सपेक्ट किया जाता है। देश में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.3 बिलियन, यानी 130 करोड़। इतने सारे लोगों ने अगर थोड़ा थोड़ा करके भी धन देते हैं तो जो बेशुमार दान हो सकता है ना, उसमें बहुत कुछ किया सकता है। अभी भी हमारे जो मिशन चल रहे हैं 2017 से आज तक ये टोटल क्राउड फंडिंग मोड में चलते हैं। ना हम कॉर्पोरेट के पास जाते हैं और ना ही किसी प्रकार के अन्य उपाय से हम लेके आते हैं।
तो हमारा ये मानना है, अगर जो अभी के जो कारोबार है, जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सटीक बता रहे हैं आप, और आज के दिन में ये पूरा का पूरा कारोबार हो चुका है। जो भी व्यक्ति बोलते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ चुनाव जीत के आ गया, मैं उनको चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने कि आके प्रूव करे, मैं भी उसको प्रूव करूंगा कि वो ईमानदारी के साथ चुनाव जीत ही नहीं सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग के दिए हुए जो लिमिट्स है, उस लिमिट में चुनाव हो ही नहीं सकता है। मैं एविडेंस दे सकता हूँ आपको, अभी आप बता रहा हूँ। एक चुनाव में मान लीजिए विधानसभा नामदार का चुनाव में कितने होता है, मान लीजिए 200-300 बूथ होते हैं। एक 200-300 बूथ में अगर जब बता रहे हैं 15,000 के हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए कितना खर्चा हो सकता है। तो उसका लिमिट कितना है आमदार का चुनाव का, जो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ, अगर वो लिमिट में रह के चुनाव लड़ेगा, चुनाव करा ही नहीं पाएगा वो। एक आमदार का चुनाव के दिन एक दिन में सारे बूथ में अगर 10-10 लोग आप बिठाएंगे, उसमें 2 करोड़ रुपया फूक देते हैं। एक चुनाव के दिन की केवल 2 लाख रुपया फूक देता है, तो उसका लिमिट भी है 70 लाख, उसमें भी नहीं है। सवाल ये आता है कैसे होगा, उसका सोल्यूशन मॉडल है, मैंने बताया कि हम लोग ये सोल्यूशन मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो क्राउड फंडिंग का सिस्टम है, बहुत ही कठिन चीज है, इससे बेहतर ये संभव है। अगर आज के दिन में अगर आप देखना चाहते हैं, जो पूरा मैं बताया 22 देश में ट्रायल किए हैं, पूरा देश में ट्रायल चल रहा है, 2017 से ट्रायल चल रहा है। मैं जब मतलब एजुकेशन था, एयरसेट में था, तब क्राउड फंडिंग का मैंने ट्राई किया। हर ईमानदार आदमी, हर एक आदमी के पास में हम लोग छोटा डब्बा लेके गए हैं फंड जनरेशन के लिए, और हमने हमारी विचारधारा रखी है। तो लोगों ने हमसे फंड राइज किया है, दिया नहीं है, बल्कि मांगा है। पूरा मत मानिएगा, हर एक असफल बिजनेसमैन ऐसा ही कहता है कि हमने ट्राई किया बट मेरा बिजनेस नहीं चला। हर एक चीज को करने का तरीका अनेक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने जो तरीका अपना है उसमें से सफल होना शायद नहीं हो पाए, बट रास्ते बदले जा सकते हैं, उद्देश्य नहीं बदलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे उद्देश्य या नियत साफ है और इरादे नहीं है, तो हमारे उद्देश्य एक है। रास्ते अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हम राजनीति के विद्यार्थी हैं, और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजनीति में जाना तो इतने सीधे बनकर मत जाना, वरना जंगल में जाकर देखो सीधे पेड़ सबसे पहले कट जाते। हम इतने सीधे भी नहीं हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेंगे, सब कुछ। और जितना ये यूज कर रहे हैं वर्तमान वाले, उनसे ज़्यादा यूज करेंगे। लेकिन हाँ, पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से वार हुआ तो फिर ऐसा वार करेंगे कि सामने वाले का सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसे पता चल जाना चाहिए कि इस बार सामने खड़ा है। लेकिन हाँ, आपके सामने मैं अनुमान नहीं कि सीना चीर कर आपको राम और सीता की मूर्ति दिखा सकूं या भारत माता की तस्वीर दिखा सकूं। विश्वास करिए, उद्देश्य नेक हैं, इरादे नेक हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद वो सारे गलत रास्ते खत्म कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, और साधारण जनता के लिए, जैसे मैंने बोला, पार्टी ही खत्म कर देंगे। एक आम नए रास्ते खोले जाएंगे, जहाँ से एक साधारण व्यक्ति भी आराम से आए और चुनाव लड़ सके। और सरकार फंड करे ना चुनाव लड़ने के लिए। जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे, पैसा सरकार लगाए ना उनके ऊपर। यदि वो जीत कर आ जाते हैं तो ठीक है, यदि उनको पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज से कम वोट मिलते हैं तो फिर उस व्यक्ति से और हर्जाना लिया जाए कि भाई जब तुम सीरियस नहीं हो तो क्यों उतरे चुनाव में। सरकार फंड करे ना ऐसे लोगों को जो लोग आगे आना चाहते हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास एक्चुअल में लोग हैं, जिसके पास एक्चुअल में टैलेंट है, जो राजनीति में सफल होना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वो ऐसे लोग नीचे से तबके से आए ना निकल। अभी क्या हो रहा है भाई, 25 करोड़ 50 करोड़ लगा दिए, चुनाव जीत गया। जैसा बोला, एक दिन का 2-2 करोड़ है, एक दिन का 2 करोड़ खर्चा है लोकसभा के चुनाव। जैसा आपने बोला, आप दोनों लोगों ने बोला कि मैं नहीं मानता कि सारे पार्टीज नहीं, सारी की सारी पार्टीज करप्ट हैं। हाँ, उस पार्टीज में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग उस पार्टीज में कुछ लोग अच्छे हैं जो एक्चुअल में ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। जो पार्टी फंड दे देती है, वो उस फंड से चुनाव लड़ देते हैं। वो अपनी जेब का पैसा नहीं लगाते, वो थोड़ा बहुत पब्लिक से लेते हैं, थोड़ा बहुत पार्टी से लेते हैं। इसलिए वो फिर जीतने के बाद वो कमाने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन उनके नाम पर पार्टियां कितना पैसा कमाती हैं, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में कितनी योजनाएं चल जाती हैं जो उनको बिना बताए, उनकी बिना मर्जी के डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं बैकग्राउंड में, उनके नाम पर उगाही होती है। लेकिन अब क्या करें, और यकीनन राजनीति में अच्छे लोग हैं। अगर नहीं होते तो शायद हम यहाँ बैठ के सभा नहीं कर पा रहे हो। हमें तो पता नहीं कब का खत्म कर दिया था। मेरे जैसे 2-4-10 हज़ार 1200 को खत्म करना, ट्रेन की ट्रेन जला देना, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो कुछ नहीं कर सकते। गलत लोग हर जगह में है, वैसे अच्छे लोग भी हर जगह में है, हर पार्टी में है। सवाल अच्छे लोगों का ही है कि आज समस्या कहाँ पर है कि जो गलत लोग हैं वो संगठित हैं, बट जो अच्छे लोग हैं, जो नेक सोच विचार के लोग हैं, वो संगठित नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि उन सारे नेक सोच विचार
के लोगों को संगठित किया जाए और एक ऐसा क्रांति खड़ा कर दिया जाए ताकि इन लोगों का जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें ताला लगा दिया जाए। केजी टू पीजी एजुकेशन पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए और हम कर देंगे। तो नहीं बता दें ये पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम ही व्यवहार करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोसेस है, जो इसका पूरा रूप रेखा है, उसमें समझने के इसका बैकग्राउंड आज का करना पड़ेगा। एक तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आज हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरुआत किया गया था 1832 इंडियन एजुकेशन एक्ट के द्वारा जो शुरू किया गया था कि उस समय में जो अंग्रेज हुकूमत थी हमारे देश में, उन लोगों का क्लरिकल वर्कफोर्स का रिकॉर्ड है। क्लरिकल वर्कफोर्स यानी जो केवल लेख जो करेगा, सवाल नहीं पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डिज़ाइन किया गया इस तरीके से, मैं रिपीट करता हूँ, डिज़ाइन किया गया इस तरीके से ताकि एक अच्छा क्लार्क बन के निकल पाए। अच्छा क्लार्क क्या नहीं कर सकता है, वो एनालिसिस नहीं कर पाता है, विश्लेषण करने का क्षमता छीन लिया गया है, सिद्धांत देने का कला, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज छीन लिया गया है, प्रबंधन का कला जो मैनेजमेंट स्किल्स होता है नष्ट कर दिया गया है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता है। और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। एजुकेशन का एक डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि जो लर्निंग का डेफिनेशन बोलते हैं कि इट्स अ परमानेंट इरिवर्सिबल बिहेवियरल चेंज। मैं सरल शब्द में बताता हूँ कि लर्निंग मतलब शिक्षा का मतलब होता है कि ये परमानेंट स्थायी रूप में हमारे व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर युवाएं हैं, 2-3 सवाल है, मैं सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ। पहला सवाल है कि क्लास 5 में आप लोग हिस्ट्री में यानी इतिहास में क्या पढ़े थे, कोई बता पाएंगे आप लोग? कैन यू रेज योर हैंड? आप एजुकेशन है, मैं जो आपके चर्चे में है, जो लोग आमतौर पे एजुकेशन लेके रहते हैं उसको मैं पूछ रहा हूँ। क्लास 5 में इतिहास में क्या पढ़े थे? एनीवन? चेहरा देख के लग रहा है सवाल टफ हो गया, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। क्लास 7 में जियोग्राफी में क्या पढ़े थे? भूगोल में क्या पढ़े थे? आप में से कोई ऐसा है जो टू व्हीलर चलाना आता है, कोई साइकिल चलाना आता है, स्विमिंग करना आता है? एनीवन? साइकिल, स्विमिंग, हाथ पर आप लोग अगर ये कहा जाता है कल सुबह होते ही टू व्हीलर चलाना, स्कूटी चलाना, स्विमिंग करना भूल जाइए, पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इट्स अ परमानेंट इरिवर्सिबल बिहेवियरल चेंज। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, केवल जानकारी दिया जा रहा है। उसके बदले में क्या होगा ताकि हम रिटर्न एग्जाम पास कर पाए, उसमें हमें क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर्टिफिकेट क्या हमारा जो देश में जो एजुकेशन सिस्टम था इस समय जो मॉनिटरियल एजुकेशन सिस्टम, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोसेस था, जो आज विदेशों में यूनिवर्सिटीज कॉपी करते हैं। अगर आप विदेश में जो तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, मैं अपने काम के सिलसिले में करीब 20 साल का मेरा कॉर्पोरेट करियर था। मैं नॉर्थ अमेरिका में कुछ साल था, यूरोप में कुछ साल था, मिडिल ईस्ट में था, साउथ ईस्ट तक में था। इन सारे समय में मैं वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम का लोगों का जो पैटर्न मैंने फॉलो किया, मैंने यही देखा कि हमारा देश का जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो था, जो सिस्टम था, वो लोग कॉपी करते हमारा देश में इसका खत्म कर दिया गया है। तो हमारा देश के हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से रिस्ट्रक्चर करने का आवश्यकता है। नीड बेस्ड एजुकेशन शुरू करना पड़ेगा, जो बेस्ड ऑन द बेस्ड स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, पेडागोजी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमारा पूरा का पूरा कमिटी है, उसमें हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे टीम जो है फॉरेन डेलीगेशन भी जाते हैं, जो विदेशों में अच्छा काम हो रहा है, फिनलैंड में अच्छा काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम हो रहा है, सिंगापुर में अच्छा काम हो रहा है। इन सारे एजुकेशन सिस्टम का मॉडल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और 2024 में सरकार में आने के बाद सेम उसी मॉडल को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये हमारा शिक्षा का उपाय है। में हम गुरुकुल पद्धति की तरफ जाना चाहिए और गुरुकुल सुनते ही लोगों के मन में वो आश्रम पद्धति आ जाती है। बता देना चाहता हूँ, आश्रम पद्धति जो थी पुराने समय में वो अलग थी और गुरुकुल पद्धति अलग थी। गुरुकुल पद्धति आप नालंदा और तक्षशिला से समझ सकते हैं, मॉनिटोरियल सिस्टम था। एक व्यक्ति को पढ़ाया जाता था, फिर वो अपने आगे 10 व्यक्तियों को पढ़ाता था, फिर वो 10 व्यक्ति अपने आगे 100 व्यक्तियों को पढ़ाते थे, फिर वो 100 व्यक्ति अपने आगे 1000 व्यक्तियों को पढ़ाते थे। तो पूरा का पूरा एक मॉनिटोरियल सिस्टम था। हम उस सिस्टम से उसको फॉलो करेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम आपको और हमको और सच बताओ तो देश को बर्बाद करने के लिए बना है। ये पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहिए, तो पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, लीडर तो बहुत ऊपर की बात है, साधारण सदस्य या सक्रिय सदस्य भी बनना चाहता है, उसे वो शपथ लेनी होती है। मैं शपथ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग दिल पे हाथ रखकर शपथ लेते हैं। मैं अपने नाम के साथ, मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ
जाति, घर, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूंगा और उसका पालन करूंगा। मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। ये शपथ लेनी ही होती है। इस शपथ के बिना अखिल भारतीय परिवार पार्टी में एंट्री ही नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि शपथ के कारण भी समझने के प्रयास करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रमोट करना हमारा प्राइमरी टारगेट है। क्योंकि हमें जिम्मेदार नागरिक बनाना है, हर एक जनता को जिम्मेदार नागरिक बनाना है और ये शपथ के जरिए में हम उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, बहुत सारे लोग नाम लेकर चौकीदार तो लगा सकते हैं, बट भारतीय लगाने के लिए तकलीफ होता है। उन सारे लोगों के खिलाफ हमारे बहुत एलर्जी है। हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए तो तोड़ने वाली ताकत के लिए बहुत सारे पार्टियां वहां पर जाए। हमारे यहाँ पर आना होगा तो पहले भारतीयता का शपथ लेना पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना पड़ेगा, तब जाके उनका सिलेक्शन पद्धति शुरू होगा। सिलेक्शन पद्धति भी है, जो लीडर बनना चाहते हैं उनका इंटरव्यूज होता है, 3 राउंड का इंटरव्यूज होता है, साइकोमेट्री टेस्ट होता है, पास करने के बाद ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में हम लोग उनको असाइनमेंट देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, जनता के बीच में भेजते हैं, जनता कैसे स्वीकार कर रही है देखा जाता है, उनका परफॉर्मेंस के आधार पर उनका पद मिलता है। ऐसे आके झंडा लेके हमारे पार्टी में कोई स्वागत नहीं। रोजगार बेरोजगार की बेरोजगारी पे तो अभियान की जैसे बात की थी वो भी मैं बता देता हूँ। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इसी 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के घर 7RCR प्रधानमंत्री आवास, उनके घर के बाहर उनका पुतला दहन करके बेरोजगारी बचाओ अभियान की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 7.5 वर्ष हो गए, तो अभी तक 15 करोड़ लोगों को रोजगार दे देने चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष गिनने की बात की थी। तो ऐसा ही नारा उनका बेटी बचाओ का था। वो भी ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ का नारा नहीं था बल्कि चेतावनी थी कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाकर दिखाओ। तो वो जो हाल देश में है वो हम देख रहे हैं। तो हमने 20 करोड़ और मंत्री जी कर रहे हैं ना, भाजपा सरकार के मंत्री जी बोलते हैं कि देश में कोई बेरोजगार है ही नहीं, हमारे पास डिटेल ही नहीं है बेरोजगार की। डिटेल तैयार करना तो हमने डिटेल तैयार करनी शुरू कर दी है। पूरे देश से 20 करोड़ लोगों की डिटेल हम इकट्ठा कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास ना ही कोई प्राइवेट रोजगार है ना ही कोई गवर्नमेंट रोजगार है, वो किसी तरह अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो ऐसे 20 करोड़ लोगों की डिटेल इकट्ठा की जा रही है। वो डिटेल इकट्ठा करके 2023 8 अगस्त 2023 तक या दिसंबर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी को भेज दी जाएगी कि आप इन 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो। आपके पास डिटेल नहीं थी तो डिटेल हम दे दें, और अगर ये नहीं देते हैं तो 2024 में सरकार बनने के बाद उन 20 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जॉब या फिर जिन्हें जॉब नहीं करनी होगी या जो नहीं करना चाहते होंगे उन्हें बिना ब्याज के लोन सरकार मुहैया कराएगी कि वो अपने काम धंधे आसान। और अगर मुश्किल लग रहा हो तो मैं एक आइडिया भी रख देता हूँ आपके सामने, मीडिया के सामने रख रहा हूँ। बहुत आसान है, 1 से 1.5 साल के अंदर 8 से 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार हम दे देंगे। बहुत आसान है। देश की सारी सर्विसेज 24/7 शुरू क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट? ये तो अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों को डर था, क्रांतिकारी रात में इकट्ठा होते थे, इसलिए उन्होंने रात में सारी सर्विसेज बंद करनी शुरू कर दी थी, लोग इकट्ठा ना हो, धारा 144 लगा दो। क्यों? आज मैं कहता हूँ आपके घर के आसपास जो मार्केट हैं, जो दुकानें हैं, घर के अंदर किसी ने परचून की दुकान खोल रखी है, उसको रात में 10 बजे डंडे मारकर क्यों बंद करवा दिया है? 24 घंटे खोलने का ऑर्डर दे दो ना भाई। और अगर देश की सारी सरकारी सर्विसेज हम 24 घंटे ओपन कर दें तो 3 गुना गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे ही आ जाएगी। चाहे फ्लाइट की ले लो या रेलवेज है जो है ऑलरेडी, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए आप, 24 घंटे बैंकिंग सेक्टर लीजिए ना, 2.5 करोड़ का एग्जिस्टिंग जॉब है, अब 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 7.5-8 करोड़ ऐसे ही हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का ऑनलाइन कर दो, सारी मार्केट्स ऑनलाइन कर दो, जो मॉल्स आपको बंद कर दिए जाते हैं रात में या शॉप बंद कर, अगर उनको 24/7 ऑन कर दो तो 3 गुना जॉब हो जाएगी ना, अपने आप जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद भी जो लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे उन्हें उनका काम करने के लिए फंड दिया जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति जब तक सक्षम नहीं होगा तब तक कोई भी देश विश्व गुरु या विश्व शक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। एक एक व्यक्ति को सक्षम बनाना, एक एक व्यक्ति, हम उनको प्रयास करें। आराम से बैठो। जैसे सर कि ये देश गुजरात पॉलिसी से नहीं, आरएसएस पॉलिसी से नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसी से चलेगा। देश चल भी रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले रहे हैं,
और अपनी पॉलिसी गुजार है, बराबर। तो यदि आप अभी प्रेसिडेंट को, तो यदि कल चल के आप बदलाव लाते हो, आप सत्ता में आ जाते हो, तो ऐसा होता है कि मेरे जनरेशन से ही मैं अपने बच्चे को खड़ा कर दूंगा और अपने सीट को सिक्योर कर दूंगा। ऐसा कुछ है क्या कि ग्राउंड बेसिस पे, ठीक है, यानी कि किसान का बच्चा यदि वो आगे चल के आता है और वो बोलता है कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, आपका सवाल शायद समझ पा रहे किसानों हैं। का आप शायद थोड़ा लेट है, इसके बारे में ऑलरेडी एक बार चर्चा होगी हम लोगों का बीच में, हम लोगों ने इसके ऊपर पॉइंट रखना प्लीज रखिएगा। एक तो है कि हमारा यहाँ पर जो परिवारवाद की राजनीति है उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी ना हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल परिवारवाद को अपने सत्ता में कायम रखने के लिए अपने जनरेशन को राजनीति में जबरदस्ती घुसाए। हमारा क्लियर स्लोगन है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल बनेगा। काबिल व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग भी मान लीजिए हमारे में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर जनता ने उसे स्वीकार कर लिया और वो उनके सदन में पहुंच गए, उनका भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं टिकट मिलेगा, क्योंकि हम लोग अमीरों पर भी पाबंदी लगाएंगे। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमारे ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये सारी चीज़। दूसरा सवाल ये आता है कि जो संविधान में चलने की अगर बात कर रहे हैं, तो यकीनन संविधान हमारा देश का जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आज हम इस देश में रहते हैं जहाँ पर कुरान के 2 पत्ता जला देने से देश गाँव के गाँव, शहर में आग लग जाता है, पूरा रैट फैल जाता है, बाइबल में कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं। बट एक ऐसा देश में रहता है जहाँ पर दिल्ली का परमानेंट पुलिस स्टेशन जो है उसका सामने कुछ लोग, हम आतंकवादी बोलेंगे उन लोगों को, खैर कुछ दूसरे गिरोह से थे, वो लोग आके संविधान का पत्ता फाड़ते हैं और संविधान का कॉपियाँ जलाते हैं, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। इन सारी चीज़ों का विरोध होना चाहिए। जो सारे पार्टियां, जो सारे सरकार के लोग इस सारे लोगों को समर्थन करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से ही चलते हैं और संविधान से ही चलता रहेगा, ये हमारा मानना है। और संविधान एक ऐसा चीज़ है, समझना पड़ेगा, सबसे पहले हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा देश में संविधान अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर पढ़िएगा एक बार, खास करके जो आपका फंडामेंटल राइट्स है एवं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, दोनों चीज अवश्य करिएगा, इसका बहुत आवश्यकता है। 2024 में सरकार बनाने के बाद हम भारतीय संविधान को हर स्कूल, कॉलेज में और क्लास में कंपलसरी कर देंगे, जरूरी है, पढ़ाया जाना चाहिए। हर एक आर्टिकल पे हर एक आर्टिकल पे एक मूवी बनाई जाएगी, एक सीरीज निकाली जाएगी, सीरियल बनाए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। भारतीय संविधान का एक एक आर्टिकल लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वो क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बाबा साहब देके गए हैं। जो लोग बोलते हैं कि संविधान कॉपी किया गया है, इधर से उधर से केवल कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? जी, तो क्वालिफिकेशन मेरा मैं कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक हूँ, फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ, बीए कंप्लीट है, एमए कंप्लीट है, आगे कोशिश जारी है। आप करना सर। और आपका? मेरा ग्रेजुएशन साइंस में है, पोस्ट मास्टर्स जो है मास्टर्स साइंस में है, उसके बाद मैंने पोस्ट मास्टर्स साइंस से डिग्री किया है। आप हमारा देश का एक इंस्टीट्यूट है IIM कोलकाता का नाम सुने होंगे, मैं उनका एलुमनी हूँ। मैं अपना PhD जो है सिंगापुर मैनेजमेंट से शुरू तो किया था, बट कंप्लीट नहीं कर पाया, वहाँ तो मैं शिफ्ट हो गया था, जैसे मैंने बताया बहुत सारा इशू मेरा था। फिर करने की मिला उनसे मैंने अपने PhD से पीछे शुरू किया था, बट अफसोस की बात है वो भी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वाइज मेरा जो क्वालिफिकेशन वो मास्टर डिग्री तक बाकी कोशिश जारी है। फिर भी अच्छी जानकारी है, देश को आगे ले जाने का अच्छा एक सोच है आपके पास। युवा आप भी आगे आइए। आप भी आगे आइए, आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी भगत सिंह को फांसी चढ़नी पड़ी तो पहला इंसान राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय होगा, 1 इंच पीछे नहीं होगा, 1 इंच पीछे। और किसी का कुछ सवाल है? ये हमारा होस्ट है ना, तो आपके अनुसार जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।